हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की पेपर की तैयारियां अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर साल आपके पेपर में रिपीट होते हैं। तो क्या है वो क्वेश्चन, आज इस वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपसे पूछा गया है पहला चैप्टर से, आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसकी सहायता से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण आपको निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018, 19, 21 और 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप बताएंगे सबसे पहले आपको जो विद्युत बल का जो समीकरण है उसको आप लिख देंगे। क्या? ठीक है, क्या समीकरण है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, ये हमारा जो है विद्युत बल का समीकरण है। बोल रहा था कि विद्युतशीलता का विमीय सूत्र निकालना, तो यहाँ से पहले आप विद्युतशीलता का सूत्र निकालेंगे। तो विद्युतशीलता हमारी क्या होती है? देखिए, F इक्वल टू, ये तो फोर्स हो गया। ठीक है, Q1 Q2 तो आवेश है और आर स्क्वायर, ये आर क्या है? दूरी है, यानी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यही पूछा जा रहा है, विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन के फॉर्म में पहले आप इसको फॉर्मूला को कन्वर्ट करिए। तो एप्सिलॉन के फॉर्म में निकालेंगे तो एप्सिलॉन अगर इधर जाएगा और ये एफ उठ के इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपनी जगह रहेगा और ये एफ उठ के इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर। 4 पाई क्यों नहीं लिखा मैंने? 4 पाई है क्योंकि कांस्टेंट है, और विमीय जो है विमीय सूत्र निकलता है, वो कांस्टेंट का विमीय सूत्र नहीं निकलता है। ठीक है, यहाँ पर निकालना है विमीय यानी विमा निकालने, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या है? 80 और 80। यहाँ पर 80 कैसे आया है? देखिए, Q1 Q2 आवेश का जो विमा होती है वो होती है 80, और Q2 की भी विमा 80 होगी क्योंकि ये भी आवेश है, ये भी आवेश है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एफ की फोर्स की विमा होती है MLT-2, और आर स्क्वायर यानी कि जानते हैं आप लेंथ है, यानी कि L2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 80 यानी कितने हो गए? ए और ये A2 हो गए। ठीक है, A2 आ गया। एक लाइन से देखते हैं, एम ऊपर नीचे कहीं नहीं है तो एम नीचे है, ए ऊपर जाएगा तो हो गया M-1। ठीक है, देखिए ये L2 है, ये L2 है और ये L1 है, तो L2 और L1 L3 हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। ये T और ये T, ये होगा T2 और ये T-2, ये ऊपर जाएगा T+2, तो T2 और ये प्लस T2 कितना हो गया? ये T4 हो गया, और ये कितना हो गया? A2 हो गया। ठीक है, तो हमारी जो ये विद्युतशीलता की जो विमा आएगी वो हमारी ये होगी विमा। ठीक है, M-1 L-3 T4A2। ठीक है, ये हमारी विमा हो गई। ठीक, उसके फिर दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017, 21, 22, 23। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने उसका सन लिखा हुआ है जिस सन में वो ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका तरफ आप लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में आप याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P बाई आर क्यू। ये होता है, इसका यूनिट बता देंगे आप न्यूटन पर कूलाम। ये आपसे अति लघु में भी पूछा सकता है और ज़्यादातर ये बहुविकल्पी में भी आपसे पूछा सकता है, तो उसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। फ्रेंड, तो क्वेश्चन देखना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप किया बिना लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, और एक एक क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय क्या है? 2016, 2019, 2021 में भी ये पूछी गई है पेपर में। तो गॉस की प्रमेय आपने बहुत नाम सुना होगा फिजिक्स में, गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो देख लीजिए गॉस की प्रमेय क्या होगी। आप लिखेंगे बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, बिल्कुल आप यही लिख के आइएगा। आप समझ लीजिए 3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 3 नंबर में मोस्टली आपसे पूछा सकता है। ठीक है, तो अब बताएंगे, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, जो फ्लक्स होता है विद्युत फ्लक्स, आप उसको फाई ई से दिखाते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी हमारा गॉस का जो नियम है वो क्या कहता है कि कोई भी बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई किसके बराबर होगा? जो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q तथा 1/ε0 का गुना होगा। जो Q होगा, देखिए Q गुणे 1/ε, यानी आवेश का कितने गुना? 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, ये हमारा गॉस की प्रमेय कहती है। अर्थात यानी कि आप क्या लिखेंगे, जो फाई ई, यानी फाई ई बराबर क्या होगा? Q/ε0 भी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, Q गुणे 1/ε0। तो ये बराबर हो गया, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आप दिखा सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ठीक, उसके बाद फ्रेंड चौथा क्वेश्चन कह रहा है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जिसके मतलब विभव जिस पृष्ठ पर सारे विभव बराबर हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017, 2022 में पूछा गया, हो सकता है 2024 में भी आपसे पूछ लिया जाए अति लघु में। ठीक है, तो आप बताएंगे इसको, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हों समविभव पृष्ठ कहलाता है। बस छोटा सा ही डिफिनेशन है, क्या मतलब? जिस भी पृष्ठ पर सारे विभव बराबर हों, सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव बराबर हों, उसको हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक, इस तरह से आप डिफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता क्या होती है? ठीक है, 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, बताएंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल एक्स, जो भी दूरी परिवर्तन हो रही होगी डेल एक्स दिखाते हैं हम लोग, के साथ विभव परिवर्तन हो रहा है यानी वोल्टेज डेल्टा वी की दर को ही विभव प्रवणता
कहते हैं। जो हमारे मतलब जो हमारे विभव परिवर्तित हो रहा होगा वो, और जो दूरी परिवर्तन हो रहा होगा डेल एक्स, इन दोनों के मतलब अनुपात को ही इस तरह से हम बता सकते हैं विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है विभव प्रवणता का सूत्र भी लिखा है इक्वल टू क्या, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, या आप दिखा सकते हैं विभव में परिवर्तन माइनस डेल्टा वी दूरी में परिवर्तन यानी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं विभव प्रवणता के बारे में। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है पहले आपसे ये पूछा गया है, फिर वो बता रहे हैं कि इसका मात्रक भी लिखना है। तो पहले आप डिफिनेशन बताएंगे धारा घनत्व क्या होता है, तो आप बताएंगे चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग किससे दिखाया, देखिए जे लिखा हुआ है, देखिए धारा घनत्व यानी जे। तो चालक का जो एकांक क्षेत्रफल होता है उसमें कोई भी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सूत्र भी बता सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला, जे इक्वल टू जे यानी कि धारा घनत्व, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। आई क्या है, एम्पियर है, और ए क्या है, मीटर, एम्पियर पर मीटर यानी आई अपॉन ए। ठीक है, तो ये धारा घनत्व हो गया। जहाँ पर क्या है, ए बराबर क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ए जो है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और आई क्या है, आई बराबर धारा है। ठीक है, आई जो है वो हमारी एम्पियर यानी धारा है। मात्रक आप कैसे बताएंगे, मात्रक इसका ऐसे बताएंगे, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और मीटर का क्या होता है, इन एरिया क्या होता है मतलब मीटर, तो यहाँ मात्रक बन जाएगा एम्पियर पर मीटर। ठीक, इस तरह से आप बताएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज, बिल्कुल आप यही करके आइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 17, 19, 21, 2023 में भी पूछा गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है उससे आप क्या समझते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 2012, 13, 14, 17, 19, 21 ये हर देखा जाए आप कह सकते हैं हर साल आपसे एक साल बाद ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है इस बार भी आपके पेपर में आ जाए, तो अच्छी तरीके से इसको आप प्रिपेयर करके जाइएगा। जैसे जैसे पेपर में आए तो बिल्कुल आपको यही छाप देना है। क्या बताएंगे, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों आयनों से टकराते हुए, यानी कि वह वेग, ऐसा वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे से मतलब धन सिरे की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं, उसे हम लोग अपवहन या अनुगमन वेग भी कहते हैं। अपवहन वेग कहते हैं या अनुगमन वेग, यानी अपवहन भी वेग के इस नाम से भी आपसे पूछा सकता है क्वेश्चन, या अनुगमन वेग तो कहते ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख के आइएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, यह आपसे अतिलघु में पूछा सकता है या फिर आपसे बहुविकल्पी में भी पूछा सकता है। तो आप बताएंगे किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो हमारे आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी देना है आपको। एक समान जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे आपको क्या समझते हैं या उसका आपको उदाहरण भी देना है। 2016, 17, 21, 2022 में भी पूछा गया। ठीक है, हर क्वेश्चन के आगे मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंट जो जितना बार में पूछा गया मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको भी देखते रहिएगा। उत्तर इसका बताएंगे आप, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये तो भाई आपकी हो गई डिफिनेशन, क्या हो गई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य था, यहाँ इसके आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या, तो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपकी डिफिनेशन हो गई। क्या होगी, जिस क्षेत्र में कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये तो डिफिनेशन होगी। आप बोल रहा था उदाहरण भी दीजिए, तो आप उदाहरण बताएंगे। उदाहरण क्या है, लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। जो लंबी हमारी धारावाही परिनालिका होती है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, यह आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखना है आपको। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसका आपको सूत्र बताना है। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, एम, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो एम इक्वल टू क्या होगा, एन आई ए। ठीक है, यहाँ पर आप प्रतीकों का अर्थ भी बता सकते हैं क्योंकि आपको एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप प्रतीकों का अर्थ भी बता रहे हैं तो इसको आप कंप्लीट आंसर माना जाता है। तो आप बताएंगे जहाँ एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। ठीक है, आई क्या है, प्रवाहित धारा है भाई। ठीक है, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जो भी हमारा अनुप्रस्थ काट जो भी हमारा एरिया होता है उसका एरिया क्षेत्रफल है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, तरह से आपको ये आंसर लिख के आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका विमीय सूत्र भी आपको लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है उसकी परिभाषा भी आप बताएंगे और साथ में उसका विमीय सूत्र भी बताएंगे। 2018, 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप बताएंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई कहते हैं। मतलब कैसे आप इसको डिफिनेट करेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत यानी परपेंडिकुलर यानी कि जा रहा होगा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसकी विमा पूछी गई थी, तो विमा आप बताएंगे। देखिए आधा नंबर की अगर पूछा रहेगा डिफिनेशन तो आधे नंबर की आपसे विमा पूछी आएगी अति लोगों में। ठीक है, 2 नंबर तब आपके कंप्लीट होते हैं, 1 नंबर। ठीक है, मतलब जितना ही पूछा जाएगा, अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर की जो आपका चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा रहेगी और 1 नंबर का विमीय सूत्र रहेगा। ठीक है, 2 नंबर इस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो विमा आप बताएंगे ML2T-2A-1, ये इसकी विमा होगी किसकी, चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या होता है। जो लेंज का नियम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में देखिए इंपॉर्टेंट भी है, 2014, 16, 17 और 2023 पिछले साल भी आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है,
तो आप बताएंगे किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। जिससे वो खुद उत्पन्न हुई है, खुद जनरेट हुई है, उसी का ही वो विरोध कर रही है। इसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जहाँ से वो उत्पन्न हुई हो रही होती है, मतलब क्या, जहाँ से वो उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करने लगती है। कि मतलब जहाँ से वो जन्मी है, एक तरह से आप मान लीजिए जहाँ से जन्मी है वहीं से उन्हीं चीज़ का वो विरोध कर रही है। ठीक है, ऐसी धारा को, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लेंज का नियम। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। लेंज हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ये पुष्टि करी थी। ठीक है, इसकी अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भंवर धाराएं क्या होती हैं? नाम आपने जरूर सुना होगा, एडी करंट, ट्रांसफार्मर में आपने नाम सुना होगा। ये भंवर धाराएं क्या होती हैं? 18/2020 में भी पूछा गया। तो आप बताएंगे यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए तो प्लेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, भंवर धारा कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई मोटी हमारी प्लेट है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए उसको, ठीक है, तो क्या होगा, प्लेट से संबंध जो हमारा प्लेट से संबंध यानी प्लेट से जो सट के चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न होगा, जो जनरेट होगा, ठीक है, परिवर्तन के कारण ही प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। ये हमारी भंवर धारा की डिफिनेशन थी। ठीक है, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तर्क में आपसे पूछा सकता है। देखिए क्या है, दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, डायरेक्ट करंट परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? कारण बताना है आपको। मतलब क्या है, डीसी हमारी करंट होती है उसमें आपसे पूछा सकता है कि उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको कारण बताना, रीजन बताना। 2017-2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, रीजन में आपसे पूछा सकता है, हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में आ जाइए। तो इस तरह से आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। क्या है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दिष्ट धारा यानी डीसी करंट जो होती है इससे ट्रांसफार्मर क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं हो सकता है। जो डीसी होगा वो ट्रांसफार्मर क्रोड में मतलब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं हो सकता, जनरेट नहीं हो पाएगा। अतः अन्योन्य प्रेरण का प्रभाव उत्पन्न न होने के कारण ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा। जो हमारा अन्योन्य प्रेरण जो होता है उसके प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ट्रांसफार्मर अपना वर्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम जो है डीसी परिपथ में ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारा इसका कारण था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको नंबर बढ़वाने में मदद करेगा। बहुत बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, बच्चे छोड़ के चले आते हैं, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन था, देखिए कितना बढ़िया आंसर था ये। आप इसको अच्छी तरीके से मन में बैठा लीजिए। ठीक है, अच्छा अपना पेपर आप करके आइएगा। ठीक है, उसका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा सकता है अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। जितने आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने हर क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस केवल आप अगर ये वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जाइएगा, पेपर में आपका कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से फंसेगा। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है इसको आप बताना। 2017, 22, 2023 में भी आया हुआ है। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, पहले आप उसकी डिफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका आप डेरिवेशन छोटा सा दिखा देंगे। वो भी डेरिवेशन क्या है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन कह रहा है कि अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात बराबर हो जाते हैं। प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात दोनों बराबर हो जाते हैं। तब इस स्थिति में आवृत्ति को हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अर्थात यानी कि आप क्या, अब क्या यानी कि हम लोग थोड़ी डेरिवेशन दिखाते हैं। डेरिवेशन क्या थी, यहाँ देखिए बोला था प्रेरण प्रतिघात यानी XL और धारती प्रतिघात यानी कैपेसिटेंस वाली जो घात होती है वो, और ये L। तो XL बराबर XG यानी कि बोला था ना बराबर हो जाते हैं, तो हम बराबर दिखा दिया। अब XL को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ये ओमेगा L, और XC को भी इसी तरह लिखते हैं 1/ओमेगा C, लेकिन ये अपॉन में लिखते हैं ओमेगा C। यानी क्या बनेगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ठीक है, 1/LC बनेगी। यहाँ से देखिए स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ से मतलब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट इधर लग जाएगा दूसरे में, तो क्या अंडर रूट 1 ऊपर लगेगा, ऊपर भी लगेगा अंडर रूट 1, लेकिन अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही आएगी, तो इसलिए नीचे रहेगा अंडर रूट, तो 1/√LC आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या होता है, चूंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, तो इसलिए हम ओमेगा के लिए लिख देंगे 2πf और 1/√LC। तो अनुनादी आवृत्ति हमारे यहाँ क्या निकल के आएगी, F इक्वल टू 1/2π√LC। ये हमारी अनुनादी आवृत्ति। इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। समझ लिए, बहुत अच्छा एग्जामिनर पर असर पड़ता है चीज़ों का। ठीक है, आप मतलब थ्योरी भी लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप डेरिवेशन भी दिखा रहे हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा आपने अच्छी तरह से पढ़ाई करी हुई। तो अनुनादी आवृत्ति बोला भी था आपसे, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति बोला था, तो आप बताएंगे F इक्वल टू 1/2π√LC। यही हमारी अनुनादी आवृत्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में जो होता है स्पेक्ट्रम जो होते हैं हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उन स्पेक्ट्रमों को आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आप ऐसे बताएंगे, 2014, 17 और 21 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो आप बताएंगे, क्रम को याद कर लीजिए। क्रम क्या है, पहला है रेडियो तरंगे, उसके बाद कौन सी बढ़ रही, उससे मतलब छोटी से बड़ी यानी असेंडिंग में बढ़ रहे हैं, मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रेडियो तरंगे छोटी हैं, उससे बड़ी कौन सी है, माइक्रो तरंगे। फिर उसके बाद कौन सी, अवरक्त किरणें, फिर है दृश्य विकिरण, फिर है परावैंगनी विकिरण, फिर है एक्स किरण,
तथा फिर लास्ट में आएगी गामा किरण। ये तो हो गया बढ़ते हुए क्रम में। अगर आपसे बोल दिया जाए, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा वो पलट दें, हो सकता है आपसे बोलें कि घटते हुए क्रम में लिखिए, तो घटते हुए क्रम में आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले उल्टा लिख देंगे, जस्ट सबसे पहले गामा किरण है, फिर एक्स किरण है, फिर पराबैंगनी किरण, फिर दृश्य विकिरण है, सबसे लास्ट में आएंगी रेडियो तरंगे। ठीक है, घटते हुए क्रम में आप उनको उल्टा करेंगे और बढ़ते हुए क्रम में आपका सीरियल यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में शामिल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। 2019 और 2022 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्रांतिक कोण क्या होता है? आपने नाम जरूर सुना होगा, क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी आप बता सकते हैं। क्या बताएंगे? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई भी हमारी प्रकाश की जो किरण होती है वो सघन माध्यम से, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, यानी विरल माध्यम में आती है या प्रवेश करती है, तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है। जो अधिकांश सबसे मतलब आधे से ज़्यादा भाग क्या होता है? अपवर्तित हो जाता है इसका। ठीक है, तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है। तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब जो अपवर्तित किरण होती है हमारी, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, आप बताएंगे यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई, जो हमारा यानी जो हमारा आपतन कोण है आई, उसको क्या इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। ये हमारा क्रांतिक कोण की पूरी परिभाषा थी। अति लघु में पूछा सकता है, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से कहीं नोट डाउन कर लीजिए या अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सेम एज इट इज आपको यही उतार के आना है पेपर में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है आपको। एकल गोलीय पृष्ठ होता है, उसका अपवर्तन पर सूत्र लिखना है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र 12, 14, 17, 19 और 2022 में भी पूछा गया आपसे। तो आप बताएंगे क्या? इसका पहले आप सूत्र याद कर लीजिएगा, एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इजक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन आर। एन अपॉन वी यानी कि अब यहाँ आपने फॉर्मूला तो लिख लिया याद करके, लेकिन अगर प्रतीकों का अर्थ आप नहीं बताएंगे तो आपका समझ लिए आधा नंबर तो कट सकता है। ठीक है, इसलिए आप ये बताएंगे तो आपको प्रतीकों का अर्थ जरूर बताना पड़ेगा। प्रतीकों का अर्थ आप कैसे बताएंगे? ठीक है, प्रतीकों का अर्थ बताएंगे यू, प्रतीकों के अर्थ में आप बताएंगे जहां यू बराबर क्या है? पृष्ठ से वस्तु की दूरी। जो यू है वो हमारी पृष्ठ से वस्तु की दूरी है। वी क्या है? पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है। जो वी है वो पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है। आर क्या है? पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। आर जो है वो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। एन क्या है? पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एन यानी कि अपवर्तनांक आप जानते ही हैं। ठीक है, ये हो गया एकल गोलीय पृष्ठ के प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी बताना है। प्रिज्म का जो पदार्थ होता है उसका आपको सूत्र भी लिखना है और प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी बताना है। 2014, 16 और 17 और 22 में भी पूछा गया। तो आप बताएंगे प्रिज्म का जो अपवर्तनांक का सूत्र है वो क्या होता है? एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये तो हमने सूत्र पढ़ा होगा। यहाँ प्रतीकों का अर्थ भी बता दी। ए बराबर क्या है? प्रिज्म का कोण है। डेल एम क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है। एन क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक, अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बताएंगे कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा था कला जो संबंध स्रोत होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 6, 7, 10, 16, 19 और 2022 में भी आया हुआ है। आप बताएंगे ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है, यानी समय के साथ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। सिंपल चीज़ है। ठीक है, आप बता सकते हैं दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारे कला स्रोत होते हैं उससे हम लोग स्थायी व्यतिकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कला संबंध स्रोत, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों से। ठीक, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन सारे समझ लिए होंगे। ठीक है, तो फिर के लिए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, आप अपना अच्छी तरीके से एग्जाम दे के आइए और जो भी क्वेश्चन आता हो उसको सबसे पहले लिखिएगा। ठीक है, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, दीर्घ क्वेश्चन, उनको सबसे बाद में करिएगा। ठीक है, अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा के चलिएगा पेपर में, बाद में टाइम का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल पर नया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह की और भी वीडियो लाता रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।